नमस्कार दोस्तों, स्टोरीज फ्लिक्स के एक और नए वीडियो में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपके लिए एक नई मूवी का एक्सप्लेनेशन लेके आए हैं जिसका नाम है द कोर। दोस्तों, क्या हो अगर हमारी धरती घूमना बंद कर दे और क्या क्या हमारी जिंदगी में होगा, इन सारी बातों को इस पिक्चर में कवर किया गया है। इस कहानी की शुरुआत होती है मैसाचुसेट्स में बॉस्टन पार्क के साथ। दोस्तों, यहाँ पर दिखाया जाता है पार्क में झूले लगे रहते हैं और सभी लोग काफी ज्यादा एंजॉय कर रहे होते हैं। उसी पार्क के सामने एक छोटा सा ऑफिस होता है जहाँ पर 3 एम्प्लॉयज एक नए प्रेजेंटेशन को तैयार कर रहे होते हैं कि तभी एक एम्प्लॉयज जब घड़ी देखता है तो वो देखता है उसका घड़ी का टाइमिंग रुक चुका है। दोस्तों, ये वो देख के थोड़ा शॉक में पड़ जाता है, लेकिन उसे लगता है सेल बैठ गई होगी। फिर वो तीनों ही एम्प्लॉयज जाके प्रेजेंटेशन देना शुरू करते हैं, लेकिन प्रेजेंटेशन देते देते जो उनका मेन लीडर होता है वो तभी उसे बेहोश हो जाता है और उसकी डेथ हो जाती है। फिर अगले ही सीन में दिखाया जाता है उस शहर में बहुत से लोग मरना शुरू हो जाते हैं। लगभग 10 में से हर एक लोग का मृत्यु हो जाती है। यह सीन के बाद पूरी तरीके से सीन कट जाती है और सीधा सीन जाती है एक यूनिवर्सिटी में, जहां पे लिखाया जाता है प्रोफेसर जॉस को, जो कि अपने स्टूडेंट्स को लेक्चर दे रहे होते हैं। वो अपने स्टूडेंट्स को समझा रहे होते हैं जियो फिजिक्स का चैप्टर कि तभी उनके कॉलेज में 2 FBI के एजेंट्स आते हैं और उनसे कहते हैं कि आपको हमारे साथ चलना होगा। प्रोफेसर जॉस पूछते हैं कि मुझे कहाँ चलना है, लेकिन FBI के एजेंट बोलते हैं कि वो उन्हें नहीं बता सकते और वो उन्हें एक खुफिया जगह पे ले जाते हैं, जहाँ पर प्रोफेसर जॉस अपने दोस्त प्रोफेसर सर्च के साथ मिलते हैं। वो दोनों काफी ज्यादा ताज्जुब में पड़ जाते हैं कि हम दोनों एक ही जगह कैसे बुलाया गया। कि तभी वो दोनों वहाँ पे घूमना शुरू करते हैं कि तभी वो एक कमरे में जाते हैं। इस कमरे में वो बातें कर रहे होते हैं कि तभी वो एक बेंच पे बैठने के लिए बैठते हैं। उन्हें दिखता है एक लाश। ऐसे में देख के दोनों ही प्रोफेसर काफी ज्यादा घबरा जाते हैं कि तभी सेना का मिलिट्री जनरल सामने आते हैं और वो कहते हैं आपको इसीलिए बुलाया गया है। तो प्रोफेसर जॉर्ज समझ नहीं पाते। वो कहते हैं मतलब? सेना का मिलिट्री का जवान बताता है अभी 10 घंटे पहले लगभग पूरे शहर में 32 लोग मरे हैं, वो भी एक साथ एक ही टाइम पे। और ये कैसे मरे, ये बहुत बड़ा सस्पेंस है। असल में जनरल को ये बताना रहता है सरकार को कि इनकी मृत्यु कैसी हुई, क्या ये कोई टेररिस्ट हमला तो नहीं। तो यहाँ पर प्रोफेसर जॉर्ज रिसर्च करते हैं और उन रिसर्च से मालूम चलता है कि यहाँ पर जितने लोग की भी डेड बॉडी है सभी के शरीर में पेस मेकर है। तो यहाँ पर एक चीज क्लियर हो जाती है कि इनका जो शरीर का पेस मेकर होता है वो चलना बंद कर देता है। पेस मेकर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस होती है जो कि दिल के मरीजों को लगाई जाती है और उन सभी का जितने लोग मरे रहते हैं उन लोग के पेस मेकर काम करना बंद कर देते हैं, जिसके कारण उनकी मृत्यु हो जाती है। तो यहाँ पर जनरल को बताने के लिए एक बहाना मिल गया और फिर वो कहते हैं प्रोफेसर जॉश और प्रोफेसर सर्च को कि अब आप यहाँ से जा सकते हैं, आपका काम खत्म हो गया। लेकिन प्रोफेसर जॉश और भी कुछ जानना चाहते हैं, लेकिन उन्हें कुछ नहीं पता है और उन्हें अपने लैब में भेज दिया जाता है, अपने यूनिवर्सिटी में भेज दिया जाता है। वही नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है कुछ एस्ट्रोनॉट को जो कि स्पेस से धरती पे आने की तैयारी कर रहे होते हैं। वो अपने शिप को धरती पे लैंड कराने ही वाले होते हैं कि तभी जब वो आते रहते हैं अपने स्पेसशिप से धरती की तरफ, उनका डायरेक्शन गलत हो जाता है। और ये सारी चीजें कहीं ना कहीं नेचुरली हो रही होती हैं। इसका रीजन मैं आपको आगे पिक्चर बताता हूँ। उनको जाना रहता है अपने स्पेस स्टेशन पे, लेकिन वो गलती से पहुंच जाते हैं लॉस एंजलिस में। और लॉस एंजलिस के अगर उन्होंने शहर के बीच में अपनी स्पेसशिप को लैंड कराया तो लाखों लोग की जान जा सकती थी। तो इसलिए उन्होंने फैसला लेते हैं कि वो एक ब्रिज के नीचे लैंड कराएंगे। बड़ी ही मुश्किल के साथ वो उस स्पेसशिप को लैंड करा देते हैं। दोस्तों, दरअसल इस स्पेसशिप को लैंड कराना नामुमकिन था। ये स्पेस पूरी तरीके से क्रैश होने वाली थी, लेकिन उसी एस्ट्रोनॉट में से एक लड़की रहती है जिसका नाम रहता है मेजर चिल्स, जिसकी वजह से ये स्पेसशिप लैंड करता है और ये उसी का फैसला रहता है। लेकिन इसी कारण नासा का बहुत बड़ा नुकसान हो जाता है, जिसका सामना मेजर चिल्स को करना पड़ता है आगे। दोस्तों, मूवी की अगली सीन में दिखाया जाता है लंदन, जहाँ पे फिर से एक पार्क को दिखाया जाता है और यहाँ पर इस बार कुछ बहुत अजीब घटना होती है कि वहाँ पे कई सारे कबूतर उड़ रहे होते हैं कि तभी अचानक से सारे कबूतर मरना शुरू हो जाते हैं। एक के बाद एक जितने भी कबूतर रहते हैं आसमान में उड़ रहे होते हैं वो सभी जमीन पे बद गिरना शुरू हो जाते हैं। ये बहुत ही ज्यादा यहाँ पे आश्चर्यजनक रहता है और ये सारी खबरें न्यूज में आ रही होती है और ये सारी खबरों को न्यूज में देख रहे होते हैं डॉक्टर जॉस, जो कि प्रोफेसर रहते हैं। उन्हें इन सारी चीजों के बीच में बहुत बड़ी एक सिमिलरिटी, बहुत बड़ी यहाँ पे दुर्घटना नजर आती है। तो यहाँ पर उनके मन में होता है डाउट और वो अपने सारे स्टूडेंट को मिलाकर, सारे जितने उनके जान पहचान वाले प्रोफेसर रहते हैं उनके साथ मिलाकर एक रिसर्च बैठाते हैं और वो सारे डेटास को इकट्ठा कर लेते हैं। और लगभग 2 दिन के खतरनाक रिसर्च के बाद डॉक्टर जॉस को मालूम चलता है कि इस धरती का जो कोर है वो धीरे धीरे घूमना बंद हो रहा है और ये कह लें ये दुनिया जो है पूरी तरीके से धीरे धीरे खत्म होने वाली है।
इसको जानने के बाद डॉक्टर जोश और डॉक्टर सर्च बहुत शौक में हो जाते हैं और वो सीधा मिलने जाते हैं डॉक्टर जिम्स्की, जो कि बहुत बड़े जानी माने इस शहर के वैज्ञानिक या फिर देश के वैज्ञानिक रहते हैं। वो उनसे मिलने जाते हैं। डॉक्टर जिम्स्की को लगता है कि वो उनके फैन है और उनसे ऑटोग्राफ लेने आए हैं, लेकिन असल में डॉक्टर जोश उन्हें एक रिपोर्ट थमाते हैं। लेकिन जो डॉक्टर जिम्स्की होता है वो काफी एटीट्यूड वाले बंदा रहता है, वो उसे कहता है नहीं पढ़ूंगा। लेकिन जब डॉक्टर जोस्की कहता है कि ये दुनिया की अंत के बारे में है, तो यहाँ पर डॉक्टर जिम्स्की उसकी फाइल को लेके घर पे जाता है और उन्हें अपने घर पे बुलाता है। फिर वो डॉक्टर जिम्स्की उस रिसर्च फाइल को पढ़ता है तो पाता है कि हाँ जोश सही था। लेकिन डॉक्टर जिम्स्की रहता है वो काफी एटीट्यूड का बंदा रहता है, तो वो कहता है हो सकता है तुम गलत हो, ये सभी चीजें गलत है। और डॉक्टर जोश वहां से फ्रस्ट्रेटेड होकर सीधे बार में जाता है और जिम्स्की एक छोटा सा सीक्रेट फाइल लेके सीधा व्हाइट हाउस में जाता है। दूसरे सीन में व्हाइट हाउस को दिखाया जाता है जहां पर प्रोफेसर जिम्स्की पहुंचते हैं, जो कि जानी मानी वैज्ञानिक रहते हैं। वो सीधा जाकर प्रेसिडेंट से मिलते हैं और उसी व्हाइट हाउस में दिखाया जाता है कि उसके बाहर अचानक कई प्रकार के ऑरोरास बनने शुरू हो जाते हैं। ऑरोरास दरअसल दोस्तों जो रहते हैं वो नॉर्थ पोल में बनते हैं, लेकिन ये काफी ताज्जुब की बात रहती है कि वो पहली बार अमेरिका में बनते हैं और काफी लोग इसे देख के खुश हो जाते हैं। वही नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है दोस्तों डॉक्टर जोश और डॉक्टर सर्च को, जो लोग बार में बैठे रहते हैं। और ये सीन में दोस्तों दिखाया जाता है दोनों आपस में बात करते हैं कि तभी यहाँ पर फिर से वही FBI के एजेंट्स आ जाते हैं। और इस बार डॉक्टर जोश उनको देखकर काफी ज्यादा गुस्सा करता है। वो कहता है मेरी बातों पर जब तुम्हें विश्वास नहीं तो आते क्यों हो। फिर उसके बाद वो कहते हैं कि आपको हमारे साथ चलना होगा, ये बहुत अर्जेंट मीटिंग है। और वो FBI एजेंट्स उन्हें फिर से जबरदस्ती ले जाते हैं व्हाइट हाउस। इस बार डॉक्टर जोश व्हाइट हाउस जाकर काफी ज्यादा नर्वस रहते हैं, लेकिन तभी जैसे वो कमरे में जाते हैं तो उनके सामने बैठे रहते हैं डॉक्टर जिम्स्की। तो यहाँ पे कहते हैं जो भी यहाँ पर डॉक्टर जिम्स्की डॉक्टर जोश से कहता है कि जो भी मैटर है तुम इनको एक्सप्लेन करो। वहाँ पे प्रेसिडेंट से लेके देश के जितने भी हेड रहते हैं वो सभी बैठे रहते हैं। कहता है जो भी बात है तुम इन्हें एक्सप्लेन करो, कहीं फंसे तो मैं तुम्हें मदद कर दूंगा। तो यहाँ पर डॉक्टर जोश उन्हें बताना शुरू करता है। तो यहाँ पर इसको मैं थोड़ा सा आपको अच्छे से एक्सप्लेन करता हूँ। डॉक्टर जोश इस बात को बताने के लिए एक फल को लेता है और कहता है आसान शब्दों में बोलूं तो आज से 3 महीने बाद हम सब मरने वाले हैं, इस धरती का अंत होगा। यह सुनकर प्रेसिडेंट और जितने भी बड़े अधिकारी रहते हैं शॉक में चल जाते हैं। कहते हैं अरे ऐसे ऐसे कैसे हो सकता है। तो वो उन्हें समझाता है दरअसल पृथ्वी का जो कोर है वो घूमना बंद कर दिया है, और अगर पृथ्वी का कोर घूमना बंद कर देगा तो अर्थ के बाहर जो मैग्नेटिक फील्ड्स होती हैं, जो प्रोटेक्शन लेयर होती हैं, वो पूरी तरीके से डिसेबल हो जाएंगी, जिसके कारण सूर्य हमारे पृथ्वी को जलाकर खाक कर देगा और इस धरती पे कुछ भी नहीं बचेगा। यह सुनकर सभी के सभी बहुत टेंशन में चले जाते हैं और डॉक्टर जिम्स्की और जितने अधिकारी रहते हैं वो डॉक्टर जोश से पूछते हैं क्या इसे ठीक किया जा सकता है। डॉक्टर जोश कहते हैं यह नामुमकिन है, क्योंकि इंसान अभी धरती के सिर्फ 7 मील अंदर तक ही जा चुका है और कोर कितने मील अंदर है इसका हमें कोई गहराई का अंदाजा नहीं है। इतना कहने के बाद डॉक्टर जोश जाने ही वाले रहते हैं कि तभी डॉक्टर जिम्स्की कहते हैं और अगर हम लोग उतनी गहराई तक जा सके तो। इस बात को सुनने के बाद उस कमरे में जितने बैठे लोग रहते हैं सभी डॉक्टर जिम्स्की को पूछते हैं कैसे। अगले ही सीन में दिखाया जाता है लेक सॉल्ट माउंटेन, जहां पर एक छोटा सा हेडक्वार्टर रहता है और ये जो रहता है हेडक्वार्टर वो डॉक्टर जिम्स्की के दोस्त का रहता है, जो कि डॉक्टर ब्रेस का होता है। डॉक्टर ब्रेस एक वैज्ञानिक रहते हैं जो कि काफ़ी सालों से एक ऐसे डिवाइस पे काम कर रहे होते हैं जो धरती के तह तक जा सके, और ये एक ऐसा डिवाइस होता है कि मात्र 1 सेकंड में किसी भी चीज़ को छेद के आर पार कर सके। ये इस डिवाइस पे काफ़ी लंबे समय से काम कर रहे होते हैं, लेकिन जो डॉक्टर जिम्स्की रहते हैं वो डॉक्टर ब्रेस का डिज़ाइन चुरा कर किसी और को भेज देते हैं, जिनकी वजह से इनमें कहासुनी होती है और दोनों अलग हो जाते हैं। लेकिन जब डॉक्टर ब्रेस जो रहते हैं अपना डिज़ाइन दिखाते हैं इन सभी को, तो पूरी यहाँ पर जितने टीम गई होती है वो सभी काफी ज्यादा देख के इम्प्रेस हो जाते हैं। यह सीन सच में काफी ज्यादा माइंड ब्लोइंग है और इसे देखने में काफी मजा आता है लोगों को। दोस्तों इतना तो अब मालूम चल गया कि इनके पास हथियार आ चुका है, कैसे नीचे जाएं, लेकिन सवाल ये रहता है कि वो उस गर्मी को कैसे झेलेंगे जब वो गहराई में जाएंगे। इसको सॉल्व करने के लिए डॉक्टर ब्रेस ने एक नया सब्सटेंस की खोज की होती है जिसका नाम है अपट्रोनियम। दोस्तों ये एक ऐसा सब्सटेंस होता है जो कि जितनी भी गर्मी मिलेगी और जितनी भी इस पर प्रेशर बनेगी ये उतनी ज़्यादा मजबूत होती जाएगी। इसकी पावर गर्मी और प्रेशर रहती है, तो ऐसे में अगर ये मटेरियल धरती के जितने तह तक जाएगा उतना ये मजबूत होते जाएगा। तो ऐसे में यहाँ पर
डॉक्टर जोश रहते हैं वो कहते हैं इन सभी चीज़ों को बनाने में कितना टाइम लग जाएगा। तो यहाँ पे डॉक्टर ब्रेस कहते हैं कि मान के चलो 10 से 15 साल तो लग जाएगा। यह सुनकर मिलिट्री के जो जनरल रहते हैं वो कहते हैं डॉक्टर ब्रेस अगर मैं आपसे ये कहूँ कि आप इसे 2 या 3 महीने में बना दें तो आपके पास कितना खर्चा आएगा। तो डॉक्टर ब्रेस हंसते हुए कहते हैं अरे भाई मजाक मत करो, इसको बनाने में अगर आप 3 महीने में जाते हो तो कम से कम 50 से 60 अरब डॉलर्स लग जाएंगे। तो ये सुनकर मिलिट्री के जनरल कहते हैं कैश पे पैसे लोगे या चेक दे दो। इतना सुनकर बहुत शौक में हो जाते हैं। वो कहते हैं अरे भाई इतनी भी क्या जल्दी इसे बनाने की। तो वो बताते हैं कि धरती का अंत नजदीक है। फिर उसके बाद दिखाया जाता है मिस्टर फिंच को जो कि एक टीनेजर लड़का होता है और ये काफी शानदार हैकर होता है। दोस्तों यहाँ पर उसके घर पे जब FBI जाती है तो वो घबरा जाता है और वो अपने सारे कंप्यूटर को तोड़ना फोड़ना शुरू कर देता है। लेकिन सही समय पे FBI पहुंच जाती है और इसे गिरफ्तार कर सीधा ले जाती है मिलिट्री जनरल के पास, मतलब कि व्हाइट हाउस। यहाँ पर उसे व्हाइट हाउस को उससे एक काम रहता है जो कि कहता है व्हाइट हाउस का हेड उससे कि अगर तू हमारा ये काम कर दो तो हम तुम्हारे सारे गुनाह माफ कर देंगे। और ये काम कुछ इस प्रकार से रहता है, वहाँ की सरकार चाहती है कि ये जो हो रहा है कोर का रुकना होता है। दुनिया के बहुत से वैज्ञानिक इस पे रिसर्च कर रहे हैं और दुनिया में सबको मालूम चलने वाला होता है और उस मिस्टर फिंच जो हैकर रहता है उसे इस डेटा को पूरी दुनिया से डिलीट करना होता है। लेकिन मिस्टर फिंच कहता है कि ये नामुमकिन है, लेकिन बहुत जोर डालने पर उसकी चीजों को मांग को पूरा करने पर मिस्टर फिंच करने को हो जाता है तैयार। अगले ही सीन में दिखाया जाता है मेजर चिल्स को जो कि नासा की तरफ से एस्ट्रोनॉट रहती है। उसे व्हाइट हाउस बुलाया जाता है और उसे एक नए मिशन पे भेजा जाता है और ये मिशन रहता है दोस्तों प्रोजेक्ट वर्जिन। दोस्तों ये वो प्रोजेक्ट होता है जिसके तहत एक बहुत बड़ी शिप धरती के तह तक जाएगी और ये धरती के तह पे जाके कुछ विस्फोट करेंगे जिससे कारण कोर दोबारा से चलना चालू हो जाए। लेकिन ये सुनने में जितना आसान लगता है उतना होता नहीं है। और अगले सीन में दिखाया जाता है जो डॉक्टर ब्रेस रहते हैं उनके हेडक्वार्टर पर लाखों हेलीकॉप्टर्स लाखों शिप्स पहुंच जाती है जो कि उनके मशीन को बनाने में मदद करती है। और ये सारे काम हो ही रहे होते हैं कि तभी सवाल आता है इस प्रोजेक्ट का हेड कौन होगा। कि तभी मिलिट्री जनरल कहते हैं इस प्रोजेक्ट का हेड है डॉक्टर जोस जो कि एक बहुत छोटा सा प्रोफेसर होता है, उसे इस बात का कोई एक्सपीरियंस नहीं होता है। डॉक्टर जिम्स जोर डालता है कि उसे इसका हेड बनाया जाए, लेकिन मिलिट्री जनरल कहते हैं पिछली बार भी तुमने कुछ गड़बड़ किया था, क्या वो उसका नतीजा तो नहीं। लेकिन यहाँ पर ये क्या बात होती है ये यहाँ पे नहीं कंफर्म किया जाता है। फिर अगले सीन में दिखाया जाता है कि ये लोग अपने अपने काम पे लग जाते हैं। लगभग 2 महीने के मेहनत के बाद इनका शिप होता है तैयार। अगले सीन में दिखाया जाता है दोस्तों रोम को जहां पर स्टैटिक डिस्चार्ज होना शुरू हो जाता है, मतलब कि पर्यावरण में बदलाव। वहां पे हर जगह आग लगी रहती है, हर जगह बिल्डिंग टूटती है, तहस नहस होती है, लोग मारे जाते हैं। यह सुनकर जो डॉक्टर जोश रहते हैं कहता है ये जितना मैंने सोचा था ये उससे भी ज्यादा तेज हो रहा है। अब हमारे पास समय नहीं है, हमें आने वाले 10 दिन में जल्द से जल्द वहां जाना होगा। दोस्तों यहाँ पर इनके पास अभी कोई एक्सपीरियंस नहीं होता, ये 2 महीने से प्रैक्टिस कर रहे थे लेकिन इनके पास ज्यादा तजुर्बा ना होते हुए भी इन्हें मजबूरी में जाना पड़ता है और आखिरकार वो जाने के लिए हो जाता है तैयार और वो भीगते हुए पानी में शिप में बैठते हैं और यहाँ पर होता है शिप लॉन्च और ये सीधा जाते हैं धरती के अंदर। धरती के अंदर जाते वक्त दोस्तों यहाँ पे काफी नेचुरल चीज दिखाई गई है जैसे कि डॉल्फिन्स को। डॉल्फिन्स माना जाता है कि काफी समझदार होती हैं और डॉल्फिन्स इन्हें रास्ता दिखाती हैं धरती के तह तक जाने के और ये सक्सेसफुली धरती के तह में चले जाते हैं। ये धरती की जितनी गहराई में जाते जाते हैं इनका शिप उतना मजबूत होता जाता है क्योंकि शुरू में जैसा बताया गया अपटाउनियम जो कि एक सब्सटेंस रहता है ये जितना हीट जितना प्रेशर झेलेगा उतना मजबूत होता जाएगा। ये सफर में आगे बढ़ रहे होते हैं कि तभी इन्हें एक नए क्रिस्टल वॉल से गुजरना होता है जो कि धरती के कोर में रहता है और ये जो वॉल रहता है वो इतना मजबूत रहता है कि इनके शिप को काफी बड़ा झटका लगता है। लेकिन मैंने आपको जैसा बताया ये शिप गर्मी में मजबूत होती जाती है तो वो चलते रहता है लेकिन उनका तभी जो शिप रहता है एक क्रिस्टल बॉल से टकरा जाता है और उनके जो शिप का आगे का मोटर रहता है वो उसमें फंस जाता है। तो ऐसे में कोई चारा नहीं रहता है और शिप पूरी तरीके से रुक जाती है और उसके आगे रहता है उनका गहराई भरा और सफर। तो यहाँ पर ये लोग शिप रोकने के बाद फैसला करते हैं कि ये लोग इस शिप में से उतरेंगे और जाके उस जो क्रिस्टल रहती है उसको काट के आगे बढ़ेंगे। तो इस काम को करने के लिए डॉक्टर जोश, डॉक्टर जिम्स की, डॉक्टर ब्रेस आगे बढ़ते हैं।
इनके साथ एक कमांडर भी होता है जो कि नासा का एस्ट्रोनॉट होता है और ये डॉक्टर चिल्स का साथी होता है। तो जैसे ही वो लोग बाहर जाते हैं वो लोग उसे काटना शुरू करते हैं कि तभी उनका ऑक्सीजन लेवल खत्म हो जाता है और ऐसे में डॉक्टर जोस के पास और कोई चारा नहीं रहता है। तो डॉक्टर जोस अपने सूट का ऑक्सीजन लगा देते हैं उस मशीन में और किसी प्रकार से वो उसे काट के आगे बढ़ना शुरू ही करते हैं। लेकिन दोस्तों जैसे ही डॉक्टर ब्रेस देखते हैं कि डॉक्टर जोस बेहोश हो गए, वो तुरंत उसे अंदर ले जाते हैं और जो एस्ट्रोनॉट रहता है वो कहता है चलो सब कुछ तो फाइनल हुआ, अब हमें चलने का वक्त आ गया। जैसे ही वो याहू कहते हैं कि तभी ऊपर से एक खंजर गिरता है जो कि मेटल का रहता है और उनके जान ले लेता है और वो दलदल में धंस जाते हैं। यहाँ पर ये सीन काफ़ी ज़्यादा इमोशनली अटैच रहता है क्योंकि वो डॉक्टर चिल्स का अकेला ऐसा साथी होता है जो कि शिप में को चलाने में मदद करता है। लेकिन सब समझ जाते हैं अब कुछ नहीं होने वाला, उन्हें आगे बढ़ना होगा। वो डॉक्टर जोस को लेके अंदर आते हैं और फिर उसे ऑक्सीजन वगैरह लगाते हैं और फिर वो इस सफ़र पे आगे बढ़ जाते हैं। दोस्तों इस सफर में आगे दिखाया जाता है डॉक्टर जोश और डॉक्टर सर्च और डॉक्टर ब्रेस, ये तीनों जाके मिसाइल्स को सेट करते हैं क्योंकि इन्हें पहुंचने में ज़्यादा समय नहीं रहता है और वो आगे आने वाले 24 घंटे में धरती की सतह पे होंगे। तो ऐसे में वो जाते हैं सारे परमाणु मिसाइल्स को एक्टिवेट करने कि तभी यहाँ पर डॉक्टर जेम्स की और जो एस्ट्रोनॉट रहती है डॉक्टर चिल्स, ये दोनों आगे बढ़ते हैं कि तभी डॉक्टर चिल्स को आगे दिखता है कि उसे किसी प्रकार का एक सब्सटेंस दिखता है। डॉक्टर जिम्स्की कहता है ये कुछ नहीं है, आगे बढ़ते रहो। असल में डॉक्टर जिम्स्की को उतनी जानकारी नहीं रहती लेकिन फिर भी वो अपने शान रखने के लिए ऐसा कह देता है और डॉक्टर चिल्स जो रहती है वो आगे बढ़ चलती है उस शिप को लेके। लेकिन उस शिप को में ले जाने के कारण उन्हें इतने झटके लगते हैं कि जो यहाँ पर जो इस शिप का सबसे पीछे वाला कंपार्टमेंट रहता है वो डैमेज हो जाता है और इस शिप को ऐसा डिज़ाइन किया जाता है कि अगर इस शिप में कोई कंपार्टमेंट खराब हो तो तुरंत वो वहाँ से डिटैच हो जाए, मतलब कि इस शिप से निकल जाए। लेकिन जो डॉक्टर सर्च रहता है वो अपनी जिम्मेदारियों के प्रति बहुत वफादार रहता है और वो उस शिप कंपार्टमेंट में निकलने से पहले वो जितनी भी डेटास रहता है जो कि परमाणु को स्टार्ट करने में मदद करेंगी उन सभी को एक साथ ले लेता है और फिर वो किसी प्रकार से उन्हें दे देता है। लेकिन देने के चक्कर में वो बाहर निकलने में देर कर देता है और फिर वो अकेला रह जाता है। असल में टाइम बहुत रहता है और चाहता है डॉक्टर जॉश कि वो डॉक्टर सर्च को बचा सके क्योंकि वो दोनों बहुत अच्छे दोस्त रहते हैं। लेकिन डॉक्टर जिम्स्की जो सबसे आगे बैठा रहता है डॉक्टर चिल्स के साथ, वो कहता है नहीं हम ऐसा नहीं कर सकते, अगर हमने ऐसा किया तो यहाँ पे पूरे शिप खराब हो जाएगी। लेकिन असल में ऐसा किया जा सकता था, लेकिन डॉक्टर जिम्स्की काफ़ी मतलबी टाइप का बंदा रहता है और वो हज़ारों कोशिश करने के बाद भी वो उसे नहीं खोलती है और ना ही वो लोग उसे खोल पाते हैं और मजबूरन में डॉक्टर सर्च की यहाँ मृत्यु हो जाती है और उन्हें उसे छोड़ के आगे बढ़ना पड़ता है। और ये सीन काफ़ी ज़्यादा इमोशनल दिखाया गया है मूवी में। दोस्तों अगले ही पर डॉक्टर जॉश आते हैं उस कैबिन में और दोनों में काफ़ी ज़्यादा कहासुनी होती है और फिर भी दोस्तों अब कुछ कर नहीं सकते तो वो लोग बैठ जाते हैं। अगले ही पर यहाँ पर डॉक्टर जिम्स्की और डॉक्टर ब्रेव दोनों आपस में कुछ बातें कर रहे होते हैं कि तभी एक इक्वेशन बनाने को कहते हैं डॉक्टर जिम्स्की डॉक्टर ब्रेस के साथ और इस इक्वेशन को बनाकर मालूम चलता है कि उनके पास जितनी हथियार हैं उतने से हथियार में कुछ नहीं होने वाला क्योंकि वो हथियार काफ़ी कम रहता है। और यहाँ पर जब डॉक्टर ब्रेस पूछते हैं कि यहाँ पर अगर ये हम लोग नहीं कर पाए तो क्या होगा, तो यहाँ पर डॉक्टर जिम्स्की सीधा फ़ोन करते हैं हेडक्वार्टर में और वो कहते हैं हम ये मिशन नहीं पूरा कर सकते और हम वापस आ रहे हैं। ये सुनने के बाद पूरी क्रू काफ़ी ज़्यादा गुस्से में हो जाती है डॉक्टर जिम्स्की के ऊपर और कहती है अगर हम ये नहीं कर सकते तो पूरी दुनिया तो वैसे ही ख़त्म होती है। लेकिन तभी बताते हैं डॉक्टर जिम्स्की प्रोजेक्ट डेस्टिनी के बारे में जो कि प्लान बी रहता है। अब प्रोजेक्ट डेस्टिनी क्या रहता है दोस्तों, ये एक तरीके का मशीन होता है जो कि सीधा धरती के सतह तक हमला करता है और दोस्तों ये इसलिए डिज़ाइन किया जाता है ताकि अगर युद्ध के क्षेत्र में अगर कोई देश चाहे तो किसी देश के किसी क्षेत्र में भूकंप ला सकता है। और दोस्तों इस मूवी का बीच में ये हमें मालूम चलता है कि जो भी धरती का कोर रुका रहता है वो प्रोजेक्ट डेस्टिनी की वजह से होता है क्योंकि वो डेस्टिनी प्रोजेक्ट इतना ज़्यादा बीम छोड़ती है धरती की सतह पर कि उसका असर सीधा धरती के कोर पर पड़ता है और वो कोर धीरा हो जाता है। तो ये कहीं ना कहीं आर्टिफिशियल मानव की गलती रहती है जिसके कारण आज ये सब हो रहा होता है। ये सब सुनकर पूरी क्रू काफ़ी गुस्से में होती है और डॉक्टर ब्रेस डॉक्टर जिम्स्की को एक पंच मारकर बेहोश कर देते हैं और फिर लोग उन्हें छोड़ देते हैं और फिर वो अपने अपने काम पे लग जाते हैं। जब डॉक्टर जिम्स्की को होश आता है तो वो काफ़ी ज़्यादा शांत होकर उठते हैं और वो समझ चुके होते हैं कि हाँ गलती मेरी ही है यहाँ कहीं ना कहीं।
अब पूरी टीम के पास कोई आइडिया नहीं है कि क्या करना है इन्हें, और जो ऊपर की सेना रहती है, मिलिट्री रहती है, प्रोजेक्ट डेस्टिनी को कर रहे होते हैं तैयार। ये चाहते हैं कि दोबारा से वो धरती के सतह पर हमला करें और उस बीम से क्या पता धरती फिर से चल उठे। लेकिन ये बीम अगर दोबारा चली तो यहाँ पर डॉक्टर जॉस और डॉक्टर ब्रेस जानते हैं कि धरती टुकड़ों में बट जाएगी। इसको करने के लिए यहाँ पर पूरी सरकार दुनिया की हो जाती तैयार, क्योंकि वो लोग मान चुके होते हैं कि यहाँ पर जो प्रोजेक्ट वर्जिन रहती है वो फेल हो चुकी है, जिसमें यहाँ पर 6 क्रू मेंबर गए थे। तो यहाँ पर ये लोग अब समझ चुके हैं कि अब ये रोक भी नहीं सकते हैं और ये होके रहेगा। ऐसे में जो हैकर रहता है जिसका नाम रहता है मिस्टर, डॉक्टर जॉस को मैसेज करता है और डॉक्टर जॉस कहते हैं किसी भी प्रकार से प्रोजेक्ट डेस्टिनी को रोक दो वरना धरती के टुकड़े हो जाएंगे। तो यहाँ पर मिस्टर फिंच बहुत ही शानदार हैकर रहता है और वो अपने हैकिंग के दम पर यहाँ पर जो प्रोजेक्ट डेस्टिनी को पूरी तरीके से फेल कर देता है और वो लोग नीचे उसका बीम मारने में असमर्थ रहते हैं। और वहीं अगले सीन में दिखाया जाता है जो प्रोजेक्ट वर्जिन के जो 6 वो मेंबर्स रहते हैं वो धीरे धीरे धरती की सतह की तरफ आगे बढ़ते हैं कि तभी यहाँ पर उनके लिए एक बहुत बड़ा सवाल रहता है कि जो उनके पास हथियार है वो कोर को चलाने के लिए काफ़ी नहीं है। तो यहाँ पर बहुत दिमाग चलाने के बाद इनके मन में एक प्लान आता है जिसके तहत ये लोग क्या चाहते हैं कि वो लोग जब धरती के सतह पे जाएं तो वो लोग उस बॉम्ब को, जो उनके पास वो 4 बॉम्ब हैं, वो उन्हें 4 दिशाओं में छोड़े, जिससे कारण जब वो चारों दिशा में बॉम्ब फटेगा तो ऑटोमेटिकली उसके प्रेशर से कोर फिर से चल उठाएगा। लेकिन ये जितना सुनने में आसान रहता है उतना होता नहीं है, क्योंकि दोस्तों इस शिप को कुछ इस प्रकार से डिजाइन किया जाता है कि जब तक कोई कंपार्टमेंट खराब नहीं होगा तब तक उसे एग्जिट नहीं कर सकते हैं। और अगर इन्हें ऑटोमेटिक एजेक्शन करना हो तो इन्हें इस शिप के बाहर से जाके उस स्विच को ऑन करना होता है। और ये सवाल जब पूछता है डॉक्टर जिम्स की डॉक्टर ब्रेस से, इतनी बेवकूफ़ी भरा काम तुमने क्यों किया, तो यहाँ पर डॉक्टर ब्रेस कहते हैं कि उस समय काफ़ी जल्दी थी और मैंने इसके बारे में नहीं सोचा था। और तीनों आपस में बहस करते हैं, लेकिन किसी न किसी को अब बाहर जाना है और ऑटोमेटिक एग्जैक्ट सिस्टम को ऑन करना होगा। और ऐसे में क्या कहते हैं, डॉक्टर ब्रेस को ही जाना पड़ता है और वो नहीं चाहते दोनों कि डॉक्टर ब्रेस को भेजें, लेकिन डॉक्टर ब्रेस जबरदस्ती निकल जाते हैं और जाते जाते वो अपनी जान की कुर्बानी तो देते हैं लेकिन वो ऑटोमेटिक एजेक्शन सिस्टम को ऑन कर देते हैं। अब उन्हें क्या करना रहता है, इस कहानी में दूसरा कदम क्या रहता है कि उन्हें जितने भी कंपार्टमेंट हैं उन्हें सारे कंपार्टमेंट में एक एक परमाणु मिसाइल रखना होता है। और ये परमाणु मिसाइल इतने भारी रहते हैं कि इनको उठाने के लिए 3 से 4 आदमियों की जरूरत रहती है। लेकिन अब शिप में बचे हैं सिर्फ 3 लोग, डॉक्टर चिल्स, डॉक्टर जिम्स्की और डॉक्टर जॉश। दोस्तों ये 2 डॉक्टर चिल्स तो जा नहीं सकती कि उसे शिप चलाना है, लेकिन जो डॉक्टर जिम्स्की और डॉक्टर जॉश ये दोनों मिलकर सारे कंपार्टमेंट में रखना शुरू करते हैं। लेकिन जब आखिरी का कंपार्टमेंट में रखने की बारी आती है तो जो मिसाइल रहती है वो पूरी तरीके से डॉक्टर जॉश के ऊपर गिर जाती है। असल में शिप को एक झटका लगा रहता है एक कंपार्टमेंट में जो कि बाहरी सतह की वजह से आती है और डॉक्टर जिम्स्की जो रहते हैं वो उसे हटाने की बहुत कोशिश करते हैं, लेकिन वो डॉक्टर के जॉश के ऊपर कुछ इस प्रकार से गिरा जाता है कि वो नहीं हट सकता। आने वाले 10 सेकंड में वो कंपार्टमेंट बंद होने वाला रहता है। तो डॉक्टर जॉश कहता है जिम्स्की से, तुम जाओ, जल्दी जाओ। कि तभी डॉक्टर जिम्स्की जा ही रहे होते हैं कि तभी वो मिसाइल रहता है वो एक और झटका लगता है और सीधे डॉक्टर जिम्स्की के पैर पे जाके गिर जाता है। अब डॉक्टर जॉश हो चुके हैं फ्री और वो चाहते हैं वो मिसाइल पूरी तरह हटा दें, लेकिन बहुत कोशिश करने के बाद भी डॉक्टर जॉश उस मिसाइल को नहीं हटा सकता और मजबूरी में वो मिसाइल में दबा हुआ डॉक्टर जिम्स्की को छोड़ के जाना पड़ता है। अब लास्ट कंपार्टमेंट को सही करने के बाद, मिसाइल एक्टिवेट करने के बाद डॉक्टर जॉश सीधा यहाँ पर कंपार्टमेंट हेड में पहुंचते हैं जहां पर डॉक्टर चिल्स रहती है। यहाँ पर तीनों कंपार्टमेंट में, सारों कंपार्टमेंट में बम रख चुका है, अब बस उन्हें गोलाई में घूमकर छोड़ना रहता है बम। ऐसे में एजेक्शन का टाइम आता है और वो लोग सारे ही कंपार्टमेंट को तोड़ देते हैं और जो बॉम्ब्स रहते हैं वो धरती के कोण केंद्र के गोलाई में छूट जाता है। ऐसे में एक सीन दिखाया जाता है जहाँ पर जो डॉक्टर जिम्स्की रहते हैं वो अपने माइक को निकालते हैं और वो बोलते हैं, हम धरती की गहराई में हैं। ये कहानी, असल में वो एक राइटर रहते हैं और वो अपनी राइटिंग को बोल रहे होते हैं, लेकिन तभी वो हंसते हैं, कहते हैं अब मैं ये क्यों बोल रहा हूँ, ये तो कोई सुनेगा ही नहीं। और ऐसा ही करते करते जो डॉक्टर चिल्स और डॉक्टर जोस होते हैं इनकी भी शिप खराब हो जाती है और इसका जो एनर्जी होता है वो इस काम को करने में पूरी तरीके से जा चुका होता है। और यहाँ पर जो लिक्विड नाइट्रोजन रहता है इन लोग को जिंदा रखा हुआ होता है, लेकिन जो 3 यहाँ पर ब्लास्ट होते हैं कोर के बीच में, उनसे कोर धीरे धीरे चलना शुरू हो जाती है। लेकिन अब ये सवाल रहता है कि डॉक्टर चिल्स और डॉक्टर जॉस कैसे बाहर आएंगे।
कि तभी दोस्तों मूवी के एक पार्ट में दिखाया जाता है हमें कि अपटोमनियम जो रहता है वो हीट और प्रेशर को सोख कर एनर्जी में कन्वर्ट कर सकता है। तो इसी थ्योरी को लगाकर डॉक्टर जॉस अपटोनियम से एनर्जी बनाते हैं और वो धरती के केंद्र में फिर से बाहर आ जाते हैं, जहां पर दिखाया जाता है कि वो पानी में सीधा उतरते हैं, लेकिन जैसे ही वो समुद्र के निचले तल पे आते हैं तो वहां हीट और प्रेशर दोनों खत्म हो चुका है, जिसके कारण अपटोनियम अब एनर्जी नहीं बना सकता और वो नीचे फंस जाते हैं। अगले सीन में दिखाया जाता है सेना के कुछ जहाज और एरोप्लेन्स उनकी खोज अभियान में निकलते हैं और वही डॉल्फिन्स उनको ढूंढने में मदद कराती हैं और वो डॉल्फिन्स उन्हें रास्ता दिखाती हैं और फिर वो खुशी खुशी अपने घर पहुंच जाते हैं। दोस्तों ये दुनिया का एक टॉप सीक्रेट मिशन रहता है जिसकी खबर न न्यूज न मीडिया को होती है और कोई नहीं जान सका कि धरती पे हुआ क्या था। और इस बात सचमुच में निराश रहता है डॉक्टर जॉश और डॉक्टर चिस, क्योंकि उनके साथियों ने जो कुर्बानी दी है अब वो कोई नहीं उसे जान पाएगा। लेकिन इस बात को सच कर दिखाता है मिस्टर फिंच जो कि हैकर रहता है। 4 महीने बाद दिखाया जाता है मिस्टर फिंच एक कैफ में जाता है और वहां से वो उस डेटा को अपलोड कर देता है जहां पर वो प्रोजेक्ट डेस्टिनी की सच्चाई और जो प्रोजेक्ट वर्जिन हुआ इसके बारे में पूरा डेटा अवेलेबल कर देता है। अगले सीन दिखाया जाता है दुनिया की हर एक न्यूज मीडिया में ये खबर छा जाती है और जो मेजर जनरल होता है उसे यहाँ पर रस्टिकेट कर दिया जाता है, क्योंकि उसकी प्रोजेक्ट डेस्टिनी की वजह से धरती का केंद्र का गोला रुकना बंद हो गया था। कैसी लगी आपको कहानी ये द कोर? अपना राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। ये कहानी थोड़ी बड़ी जरूर है लेकिन बहुत अच्छी कहानी है। आपको ये मूवी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और भी ऐसी वीडियोस को देखने के लिए सब्सक्राइब करिए द स्टोरीज फ्लिक्स को।